Hello everyone, welcome back to Farmer Minds channel. This is Akash Verma from Naipur Mohali, and in this video I'm going to discuss a very important subject for Naipur, that is pharmaceutical management. GPAT में भी आता है, नाइपर में ज़्यादा आता है. ठीक है, तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बेटा रिलीज हो चुका है, उसको जाके एक बार देख लेना, क्योंकि इस सीरीज के 3 पार्ट आएंगे, जिसमें पहला जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट था. अगर आपने वो देख लिया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहां से कवर हो जाएंगे. दूसरे पार्ट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और तीसरा पार्ट आएगा मिसलेनियस, मतलब कुछ रेयर चीजें जो एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाती हैं. ठीक है, लेकिन जो मेन पार्ट रहेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 रहने वाला है. मिसलेनियस में कुछ चीजें देख लेंगे जो 10 साल में एक आध बार पूछी हुई है. ठीक है, उनको भी हम कवर कर लेंगे. तो सबसे पहली बात, ये जी पैट के लिए जैसे मैंने बताया कि जी पैट में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, नाइपर में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और पार्ट 1 आपने जरूर देख लिया होगा, क्योंकि उस ये सब चीज़ें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, गोल सेटिंग वगैरह थ्योरी. अब हम चलते हैं पार्ट 2 पे. इसकी शुरुआत करते हैं फनल से. फार्मास्यूटिकल फनल होता है. अब मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं बेटा कि ये जो चीज़, हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ये पूरा बेस्ड है ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. तो कुछ भी ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं है, बहुत कम है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है हर सब्जेक्ट में. तो ओवरऑल इट्स ऑल बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. जो भी थ्योरी यहाँ पर आएगी सिर्फ समझना है, 1-2 बार रिवाइज करना और हो जाएगा. बहुत बहुत आसान सब्जेक्ट है. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे और फार्मास्यूटिकल फनल को हम समझते हैं. तो पहला टॉपिक आपका छोटा सा टॉपिक है, फार्मास्यूटिकल ड्रग फनल. तो फनल का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग प्रोडक्ट है वो एक्चुअली मार्केट में बनता कैसे और मूव कैसे करता है. ठीक है, शुरुआत किससे होती है? फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ड्रग को बनाती है, उसके बाद वो डॉक्टर तक जाता है. ठीक है, फिर फार्मासिस्ट के पास, केमिस्ट के पास जाता है, रिटेलर और कंज्यूमर. रिटेलर के साथ आप यहाँ पे होलसेलर भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, और होलसेलर, रिटेलर के अंदर पहले होलसेलर आता है. तो ये चीज याद रखना, कंपनी है फिजिशियन, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, उसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर और लास्ट में कंज्यूमर, मतलब हम लोग जो दवाई को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ हम फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं. इसमें से हम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हम फार्मा ब्रांच के हैं, तो हो सकता है कि हमारी कोई कंपनी हम खोलने आगे चल के, है ना. डॉक्टर वाला चलो वो चीज़ अलग है. हम फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, हम रिटेलर भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जनता कंज्यूमर होती है जो दवाई को कंज्यूम करती है. ठीक है, तो यही है फार्मास्यूटिकल ड्रग फनल. बोला था ना मैंने, बहुत आसान है. यही चीज़ आपको ये ऑर्डर याद करना था और कुछ नहीं. इसमें याद रखना, रिटेलर और होलसेलर में पहले होलसेलर आएगा. चलो, तो ये भी चीज़ याद हो गई. आगे चलते हैं, बड़ा आसान है. नेक्स्ट आता है सम फेमस नेम्स. कुछ फेमस नाम आपको याद करने हैं, जैसे हेनरी फायोल. हेनरी फायोल बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का. इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी है, जिसमें 14 प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करने वाले हैं. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैक्स वेबर ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट प्लस ब्यूरोक्रेसी मॉडल दिया है. तो यहाँ पर आप ब्यूरोक्रेसी मॉडल को याद करोगे. किनका? मैक्स वेबर का. रॉबर्ट ओवन, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ 8 आवर्स वर्क, मतलब 8 आवर बंदा काम करेगा ऑफिस में, 8 आवर्स फॉर रिक्रिएशन एंड 8 आवर्स फॉर रेस्ट, मतलब 8 आवर्स का कॉन्सेप्ट दिया है रॉबर्ट ओवन ने. एडवर्ड डेमिंग, जीपैट 2015 में क्वेश्चन आया था, इन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दिया हुआ है, TQM. ठीक है, फिर जोसेफ जुरान, जीपैट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, साथ में इन्होंने क्वालिटी बाय डिजाइन दिया हुआ है. तो ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है और आसान भी है, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा. ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया फेमस नेम्स में, और आगे हम कुछ चीजें और भी देख लेते हैं यहाँ पर. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनको खत्म करना है. कॉपीराइट, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सब चीजें डिस्कस कर लेते हैं. ये आपका जूरिस में भी आता है बेटा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये जीपैट 2015 में पूछा हुआ था. साथ साथ मैं आपको ईयर भी बताते हुए चल रहा हूँ. तो कॉपीराइट एक लीगल राइट है जो किसी क्रिएटर को मिलता है उसके ओरिजिनल काम के लिए, जैसे लिटरेचर, म्यूजिक, फिल्म या सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इससे उसको प्रोटेक्शन मिलती है कि कोई भी उसका अनऑथराइज यूज ना करे. ठीक है, और क्रिएटर क्रिएटर मतलब जिसने भी वो चीज बनाई है, वो उस प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सके. ठीक है, कंट्रोल मतलब कि उसका काम किस तरह से यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और कैसे उससे पैसे कमाए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, ये किताब चेतन भगत ने लिखी है, तो इनके पास कॉपीराइट है इस किताब का. अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसी किताब को, इसी स्टोरी को कोई कॉपी करके मार्केट में बेच रहा है. क्यों? क्योंकि चेतन भगत के पास कॉपीराइट है. ठीक है, तो कॉपीराइट एक लीगल राइट देता है क्रिएटर को. सीधी सी बात है, आपने मेहनत करके कोई चीज बनाई, आप चाहोगे आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में उस चीज को कोई कॉपी कर ले, है ना. तो एक लीगल राइट मिलता है क्रिएटर को, वो अपने काम को प्रोटेक्ट कर पाता है.
फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कोई भी सिंबल हो सकता है बेटा, सिंबल, वर्ड या फ्रेज जो कि लीगली रजिस्टर्ड हो और उस कंपनी का रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये चीज याद करनी है, ट्रेडमार्क एक सिंबल हो सकता है, फ्रेज हो सकता है जो लीगली रजिस्टर्ड है ना, गवर्नमेंट के साथ, और साथ ही साथ वो कंपनी को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, ये ट्रेडमार्क है, ये रजिस्टर्ड है, और साथ ही साथ ये पहचान है इस कंपनी की, ये नाम जो है ना पहचान है अमूल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली जो भी कंपनी है वो अपने गुड्स को डिफरेंशिएट कर पाती है। अब सीधी सी बात है, आप मिल्क लेने गए या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट लेने गए, तो आप ऐसे तो नहीं लेने जाओगे यार कोई भी दे दो, नहीं मुझे अमूल का चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये जो ट्रेडमार्क है इसकी वजह से अमूल को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मेहनत करके वो ब्रांड बनाई। तो ब्रांड जब उन्होंने बनाई तो उससे उनको फायदा ये हुआ कि आगे चल के उनके प्रोडक्ट बिकते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम, क्योंकि दे हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। ठीक है, चलो, ये तो मतलब वही बात होगी, जैसे आईपीएल में खिलाड़ी खेलते हैं तो परफॉर्मेंस उनका अच्छा होता है, तो उनका भी एक काइंड ऑफ ब्रांड वैल्यू बिल्ड होती जाती है कि यार ये खिलाड़ी अच्छा खेलता है, इसको ज्यादा पैसे देने हैं, है ना। तो वही बेसिक बेसिक चीजें हैं, उनको नाम थोड़ा अलग दे दिया है। फिर आता है पेटेंट। पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जो कि किसी इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, ठीक है, जिससे जो भी पेटेंट का होल्डर होता है, जिसने पेटेंट बनाया होता है या पब्लिश अपना पेटेंट जिसके पास होता है, वो मेक श्योर कर सकता है कि उसका जो पेटेंट है वो मार्क उसको दोबारा ना बनाया जाए, ठीक है, या सेल ना किया जाए या डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए विदाउट परमिशन। परमिशन लेके आप कर सकते हो, विदाउट परमिशन आप उसके पेटेंट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको मार्केट में सेल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास पेटेंट है, ओनरशिप है। ठीक है, और यूजुअली पेटेंट ग्रांट होते हैं 20 साल के लिए इन इंडिया। ठीक है, ये चीज याद रखना, 20 ईयर्स। तो ये पीरियड क्यों दिया 20 ईयर्स का? क्योंकि देखो कभी कभार हो सकता है कोई कोई ऐसी चीज बना ले जो और कोई बना ना पाए, तो उससे क्या होगा, मार्केट के अंदर मोनोपोली हो सकती है। मोनोपोली समझते हो, कि पूरी की पूरी मार्केट एक ही कंपनी की रन कर रही है, एक ही कंपनी है पूरी इंडिया में जो ये प्रोडक्ट दे रही है, इससे लॉस, इससे कस्टमर का लॉस है। क्यों? अगर एक ही कंपनी है जो वो एक प्रोडक्ट बना रही जो और कोई नहीं बना सकता, तो वो कंपनी बहुत ही हाई प्राइस रख सकती है, इससे कस्टमर का लॉस है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, आपने पेटेंट बनाया, आप 20 साल तक प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई छुएगा भी नहीं, लेकिन उसके बाद आपके प्रोडक्ट का जेनेरिक फॉर्म मार्केट में आ सकता है, ताकि ऐसा ना हो जाए मोनोपोली क्रिएट हो जाए। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं तो प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शन है ना कि आप एक कंपनी से नहीं खरीद रहे तो आप दूसरे से खरीद लोगे। तो कंपटीशन मार्केट में होना जरूरी है। मोनोपोली कंज्यूमर के लिए खराब होता है, क्योंकि अगर एक ही कंपनी है तो अपनी चलाएगी, अपने हिसाब से ही पॉलिसीज बनाएगी अपने प्रोडक्ट्स के लिए, और अपना ही हाई प्राइस रखेगी, और आपको खरीदना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझती है, तो वो कहती है कोई बात नहीं, पेटेंट होल्डर आपने बनाया, आपको 20 साल तक प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन उसके बाद जो है आपके पास परमिशन नहीं है ये प्रोडक्ट और लोग भी बना सकते हैं, बेच सकते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट अ मोनोपोली। ओके, चलो, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। पेटेंट जैसे रोटोवैक है आपका भारत बायोटेक का, इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले चैप्टर में, मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का पहला चैप्टर है ये, है ना। और इसको मैंने बाद में इसलिए रखा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने वो पहले ही पढ़ ली। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, है ना, 4 C's ऑफ मार्केटिंग, 7 C's ऑफ मार्केटिंग। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हेनरी फाइवल मैनेजमेंट, वो इंपॉर्टेंट है। चलो पहले हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट बेटा क्या होता है कि हमारे गोल्स को अकम्प्लिश करना। अब हो सकता है कि आपका गोल हो जीपैट में रैंक 1 लाना, नाइपर में रैंक 1 लाना, ये आपका गोल है। ठीक है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग मैं करता हूं दैट इज मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उसको ड्रग लॉन्च करना है, उस ड्रग से उसको करोड़ों रुपए कमाने हैं, ये इसका गोल है। तो उसको अचीव करने के लिए वो प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, लोगों को डायरेक्ट करेगा और रेगुलेशंस करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों का इस्तेमाल करें, फिजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, फाइनेंशियल मतलब पैसे का इस्तेमाल करें, और इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज मतलब डेटा का इस्तेमाल करें, और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रॉपर वे में प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, डायरेक्टिंग करें, रेगुलेटिंग करें,
जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए, दैट इज मैनेजमेंट। तो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में मैनेजमेंट मतलब चीज़ों को अच्छे से प्रॉपरली प्लान करना, डायरेक्ट करना, रेगुलेट करना, रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। सबसे बेसिक एग्जांपल, आपके घर में बर्थडे पार्टी है, ठीक है, आपने ऑर्गेनाइज करना है, प्लान करना है, डायरेक्ट करना है। एक एक चीज बताता हूँ। प्लान करा आपने, करा कि हम यार थर्ड फ्लोर पे करेंगे या हम घर के बाहर करेंगे। फिर आपने ऑर्गेनाइज करा, इवेंट को ऑर्गेनाइज करा कि कैसे कैसे बर्थडेज के अंदर सारी चीज़ें डेकोरेशन वगैरह होगा। फिर आपने डायरेक्ट करा लोगों को कि यार जो मेरा छोटा भाई है वो बलून्स ले आएगा, ठीक है, जो मेरा कजन ब्रदर है वो क्या नाम है, केक ले आएगा। तो डायरेक्ट किया, ठीक है। तो आपने क्या किया इस चीज में, आपने ह्यूमन रिसोर्सेस अप्लाई किए, लोगों को अपॉइंट किया। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आप अप्लाई करोगे, कैसे, आप पैसा लगाओगे ना। अब पार्टी जो है वो फ्री में तो होगी नहीं। तो बहुत ही बेसिक लेवल पे हम रोज अपनी लाइफ में मैनेजमेंट करते हैं। बस यही चीज अगर कंपनी बड़े लेवल पे करे और एक फार्मा कंपनी करे तो उसी को फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट हम अपनी डेली लाइफ में रोज करते हैं। और इसकी ट्रिक है याद करने की, मैनेजमेंट इज द ड्रॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे कोई इंसान हो, अगर उसका हम ड्रॉप करें, ड्रॉप मतलब कि उसको डायरेक्ट करें, रेगुलेट करें, ऑर्गेनाइज करें और उसकी प्लानिंग करें, तो वही मैनेजमेंट है। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी और आपको ट्रिक भी बता दी बेटा। तो मैनेजमेंट इज अबाउट ड्रॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। ड्रॉप वर्ड याद रखना, ये आपको सारे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, पूरी की पूरी कहानी है। अब मैनेजमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसको देख के डरना नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। एक आध है जो आपको थोड़े याद करने होंगे। सबसे पहले आता है अथॉरिटेटिव, नाम से पता लग रहा है अथॉरिटी। तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट जो होती है वो टॉप टू डाउन चलती है। मतलब ऊपर एक बॉस बैठा होगा, बॉस के नीचे मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे एम्प्लॉयज होंगे, है ना, वही टॉप टू डाउन, ठीक है। और पनिशमेंट मिलती है अगर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होते। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, ये अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट का ठीक उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे टीम पार्टिसिपेशन होता है, मेजॉरिटी डिसीजन लेती है। जैसे वहां पे बॉस ले रहा था अथॉरिटेटिव में, यहाँ पे टीम होती है जो डिसीजन लेती है, मेजॉरिटी वोटिंग की जाती है, ठीक है। फिर आप कंसल्टेटिव आता है। कंसल्टेटिव में क्या होता है, इसमें मैनेजर जो है वो अपनी टीम के मेंबर से ही इनपुट्स लेता है। तो मीटिंग्स होती हैं, तो कंसल्टेटिव में होता है, कंसल्टेंसी की जाती है कि यार आप बताओ कि क्या हो सकता है, आप बताओ, है ना। तो कंसल्टेटिव। फिर आता है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव में होता है टीम मेंबर्स वर्क इन अ कोलैबोरेटिव मैनर, सब साथ मिलकर काम करते हैं बिंदास, ठीक है। चलो ये आता है लेजिस फेयर, ठीक है। लेजिस फेयर आपको याद करना होगा, बाकी नाम से पता लग रहा है। इसमें क्या होता है, टीम मेंबर को अपना टास्क खुद चूज करना होता है। जैसे मैनेजमेंट में क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो आपको टास्क देगा, ठीक है, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। लेकिन लेजिस फेयर के अंदर ये चीज नहीं है, इसके अंदर टीम मेंबर खुद अपना टास्क चूज करता है। तो बेटा ये आपको बस याद रखना है, लेजिस फेयर। आसान है। चलो कुछ हटके है, स्ट्रेंज है बिल्कुल। अगला है प्लानिंग। तो प्लानिंग वाली जो मैनेजमेंट है उसमें क्या करते हैं, हम फ्यूचर को हो पहले से ही सोच के आगे बढ़ते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या अचीव करना है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग भी बड़ा आसान है। इसमें हम मेक श्योर करते हैं जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से अरेंज है, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। तो बता रहा हूँ ना, नाम से ही सारी चीजें हैं। स्टाफिंग, ठीक है। चलो तो ये आपकी ठीक है, स्टाफिंग में करेक्ट पर्सन आ जाएगा कि हम सही पर्सन को राइट पोजीशन पे राइट पर्सन को रख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे एक अनएक्सपीरियंस्ड बंदे को रख दे, है ना। कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग, ये सब डेफिनेशंस हैं, ठीक है। जो आपके टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट थे बेटा वो यहाँ पर खत्म हो गए। ये 5 है जो आपको मेन याद करने हैं, और भी होते हैं लेकिन वो नाम से पता कर लोगे आप। ये वाला जो है ये डेफिनेशंस है, ठीक है। फिर आता है कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग। कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग मतलब होता है जैसे आप ने एग्जाम दी, आप एग्जाम देने वाले हो 6 महीने बाद, तो आपने अपने आप से वादा किया मैं 6 महीने के अंदर अंदर 10 चैप्टर मुझे करने ही है, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और आप एग्जाम से एक दिन पहले देखते हो कि 10 में से आपने कितने करे, और 10 में से आपने मान के चलो 8 करे, तो आप बेसिकली आप अपने आप की जो पूरी आपका स्टडी का प्रोटोकॉल था उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी कि यार आपको 10 चैप्टर करने, और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके बीच में डिफरेंस देखते हो। चलो मान के चलो ऐसे, इसको ऐसे याद करते हैं कि आपने 10 चैप्टर फिनिश करने थे और 6 महीने बाद आपका एग्जाम है।
ठीक है, अब 5 महीने निकल चुके हैं, आप सडनली बैठते हो और देखते हो 10 में से कितने चैप्टर आपने किए। अब आपने 8 चैप्टर करे, 2 आपके रहते हैं, तो इससे आपने अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करा कि क्या अभी मिसिंग है। यही होता है, कुछ नहीं, कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग। ठीक है, और जो भी आपका मिसिंग है उसके लिए आप कोई रेमेडियल एक्शन लेते हो। ठीक है, तो बेहद आसान है। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? जो मैनेजर है वो डायरेक्शंस देते हैं, सजेशंस देते हैं और अपने टीम मेंबर्स को इंकरेज करते हैं, उसको डायरेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान डेफिनेशंस है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग मतलब थोड़ा ये अच्छा था, इसको याद कर लेना कि मैं चाहता क्या हूं और मैं कहां तक पहुंचा हूं, उसमें डिफरेंस क्या है, अब मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, चलो ये भी हो गया, आगे चलते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपके जो मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, ठीक है, और ये भी बहुत आसान है। पहला आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें बड़े बड़े लोग होते हैं कंपनी के, सीईओ, सीएमओ, सीएसओ, सीटीओ, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर बीच में आते हैं मिडिल मैनेजमेंट, इसमें आते हैं मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज हेड, जो मैनेजर होते हैं। और लोअर ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आते हैं जो काम करने वाले लोग होते हैं, क्लर्क, इंस्पेक्टर, जूनियर मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, इंप्लॉइज वाले जो होते हैं। तो 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर और ऑपरेटिव। क्योंकि मेनली ऑपरेशंस में तो यही करते हैं, काम ये कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी ये बनाते हैं, ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं ऊपर वाले, ये मैनेजर उन स्ट्रैटेजी को फॉलो करवाते हैं इनसे। ठीक है, तभी यहां दिखा हुआ है अथॉरिटी, मतलब अगर इनको जो नीचे लोअर मैनेजमेंट है इनको आंसर करना है तो ये इनको करेंगे, इनको करना है तो इनको करेंगे, ये सबके मतलब बॉस है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ जाती है, इसका मतलब ये है कि ये इन अगर इन्होंने कोई भी काम नहीं किया तो ये रिस्पॉन्सिबल है इनको बताने के लिए, और ये इनको बताने के लिए। और अथॉरिटी नीचे की तरफ आती है कि ये इनके ऊपर आएंगे या ये इनके ऊपर आएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो ये 3 है लेवल आपके, टॉप, मिडल, लोअर। अथॉरिटी नीचे की तरफ जाएगी, बेसिक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ जाती है कि यार जो भी इन्होंने किया ये इनको इनको बताना है, और ये इनको इनको बताना है। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो चीज मैंने आपको पहले ही बताई वही चीज यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी हुई है। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वही मेन स्ट्रेटेजी बनाता है, लीडरशिप है, टास्क को बांटते हैं। मिडल जो मैनेजर होते हैं ये टीम बिल्डिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ये भी लीडरशिप होते हैं क्योंकि मैनेजर तो ये भी लीडर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इनके हिसाब से चलते हैं, टॉप लेवल के हिसाब से। लो लेवल में आते हैं जो काम करते हैं, टीम वर्क, परफॉर्म द टास्क, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये लोअर लेवल में आ जाते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे बॉस है, ये मैनेजर है जो काम कराने बैठा है, और ये इंप्लॉयज भी बैठ के काम कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। हेनरी फायर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बोला जाता है, ये आ सकता है। और इन्होंने एक नजरिया चेंज किया लोगों का कि वो किस तरह से मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिन्हें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फायर के नाम से जाना जाता है। उन प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। सारे प्रिंसिपल्स आसान हैं, कुछ इसमें से थोड़े याद करने वाले हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, सर हमें नाम से पता लग रहा है काम को डिवाइड करना, तो ऐसा ही है, बड़ा आसान है ना। डिसिप्लिन में काम करना, है ना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर ये आपने पहले ही बता दिया। अथॉरिटी नीचे की तरफ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, जो बॉस है उसकी अथॉरिटी सब पे है, और जो नीचे बैठा है उसको रिस्पॉन्सिबल फील करके सारी चीजें ऊपर वाले को बतानी है। तो वही चीज है यहाँ पर, है ना, आसान है ये सारा। अब एक एक का मतलब हम देख लेते हैं जो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे रेम्यूनरेशन क्या होता है, एस्पेरिटे कॉप्स क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी तो आपको सबको पता है पहले से कि यार अगर कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको जॉब सिक्योरिटी फील ही नहीं होगी तो फिर वो काम कैसे करेगा, तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें बड़ी आसान है, इसमें एक एक चीज़ को हम देखते हैं जो मेन मेन चीज़ें हैं। ठीक है, अलग से मैंने लिखा हुआ है ये, हाँ, ये सारे वर्ड्स हैं जो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, तो एक एक का मतलब देखते हैं। यूनिटी एंड कमांड, यूनिटी एंड कमांड का मतलब है कि एक ही बॉस होगा और सब उसी के इशारे पे चलेंगे, उसके कमांड मानेंगे। यूनिटी इन डायरेक्शन, सबका एक ही गोल होना चाहिए, ऐसा नहीं सबका अलग अलग गोल है, देखो कितना आसान है। सबऑर्डिनेशन, कंपनी शुड वर्क इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी नॉट वन इंडिविजुअल, मतलब कंपनी को, जो कंपनी ने गोल बनाया था उसके हिसाब से चलना है, ना कि जो लोग चाहते हैं कंपनी के। क्योंकि कंपनी का कोई गोल होगा ना, चाहे वो रेवेन्यू बढ़ाना हो, अपने बारे में लोगों को बताना हो,
रेम्यूनरेशन मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को उनके काम के अकॉर्डिंग मोटिवेशन देना, चाहे वो पैसा हो, प्रमोशन हो, ठीक है। रेम्यूनरेशन मतलब ये होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लेगा वो उसके लिए कंपनी में एक सेंट्रल बॉडी होगी, जो कि होता है बॉस, और बॉस के साथ हो सकता है कोई डायरेक्टर्स हो बहुत सारे, है ना, सीईओ हो, सीएफओ हो, कुछ ग्रुप है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें सेंट्रल बॉडी बोला जाता है। स्केलर चेन, स्केलर चेन मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है वो टॉप से बॉटम होनी चाहिए, मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सबसे टॉप वाले बंदे के पास, बॉस के पास होनी चाहिए, उसके बाद मैनेजर आएंगे और लास्ट में वर्क फोर्स आएगी। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है कि जितने भी इंप्लॉयज हैं सबको इक्वली ट्रीट करना होता है, ये बड़ा आसान है। इक्विटी मतलब इक्वल। एस्पिरेट डेकॉप्स मतलब होता है कि एम्प्लॉय को जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें प्राइड फील करना है कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके बीच में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। एस्पिरेट डेकॉप्स। तो ये सब एक टाइम रीड वाले कॉन्सेप्ट है, पढ़ोगे और याद हो जाएगा। चलो, तो हमने मेन मेन चीज़ें देख ली और आपका यहाँ पर खत्म होता है मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं प्लानिंग पे। तो प्लानिंग के अंदर एक बेसिकली प्लानिंग कुछ नहीं, आप ऑलरेडी बेसिक लाइफ अपनी जो भी अपनी लाइफ बिता रहे हो, आपको डेली बेसिस पे प्लानिंग हर चीज़ की करते हो। कहीं जाना है उसकी प्लानिंग, एग्जाम आ रहा है उसकी प्लानिंग, है ना, डेट पे जाना है उसकी प्लानिंग। तो प्लानिंग इज लाइक प्रोसेस जिसमें हम अपने गोल्स को सेट करते हैं, वो भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कि यार मुझे एक महीने के अंदर इतना पैसा कमा लेना है, एक महीने के अंदर मुझे फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लेना है, तो दैट इज प्लानिंग, ठीक है। और प्लानिंग का ये है कि जब हम गोल सेट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकालते हैं उनको अचीव करने के, और उसमें से बेस्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं। और यही तो हम करते हैं डेली लाइफ में। हम ये करना चाहते हैं इस समय तक, ये तरीके हैं, बेस्ट तरीका ये है, दैट इज प्लानिंग, है ना। चलो, इसके एडवांटेजेस क्या है, इससे हमें डायरेक्शन मिलती है, गोल्स पे फोकस कर पाते हैं। और अनसर्टेनिटी मतलब कि देखो, अगर आप बिना प्लानिंग के किसी चीज को करोगे तो आगे कोई रिस्क आएगा, आप उसको झेल नहीं पाओगे। तो प्लानिंग करने से कुछ भी रिस्क आता है, अनसर्टेनिटी आती है, उसका आप जो भी रिस्क है, जो उसके वजह से इम्पैक्ट है, उसको रिड्यूस कर सकते हो, आप ज्यादा कंट्रोल रख सकते हो अपनी चीजों पे। डिसएडवांटेज क्या है, हो सकता है प्लानिंग कॉस्टली हो, आपका टाइम जाए, पैसा लगे। रिजिडिटी बढ़ती है। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, आप प्लानिंग पहले से करके रखते हो तो आप उसमें चेंज नहीं करना चाहते। होता ना कि हमें प्लानिंग में समय के साथ चेंज करना चाहिए। तो अगर आप बहुत ही रिगरस प्लानिंग करके बैठे हुए हो, बहुत ही टफ प्लानिंग, उसमें चेंज नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए ऐसा प्लान बनाओ, प्लान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लान में चेंज भी कर सकते हो, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। जस्ट एडवाइस फॉर यू। रेजिस्टेंस टू चेंज वही चीज़ है, रिजिडिटी मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज नहीं करना चाहते और टाइम लगता है प्लानिंग में, लेकिन प्लानिंग हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक है, गोल से ओरिएंटेड होती है, लगातार प्लानिंग चलती रहती है, इंटीग्रेटेड होती है, जो भी टास्क आप करते हो हर टास्क में आप अपने प्लानिंग को इंटीग्रेट करते हो, और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक टर्म्स है, इसको एक बार रीड करेंगे हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नेचर। अब प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इंटरनल, एक्सटर्नल। अगर कोई भी प्लानिंग कंपनी अपने इंटरनल एक्सपेक्ट्स के लिए कर रही है, जैसे अपने लोगों के लिए, पैसे के लिए, मटेरियल के लिए, वो इंटरनल प्लानिंग है। फिर एक्सटर्नल आ जाएगा, जैसे कंपनी बाहर की चीज़ों के लिए कर रही है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसी। किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल मार्केट बाहर का एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसी बाहर से बन के आती है, तो एक्सटर्नल प्लानिंग हो गया। फिर टेंजिबिलिटी की बेसिस पे, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकें क्वांटिटेटिवली, मतलब गिन सकें, जैसे टाइम, पैसा, या फिर कोई यूनिट हो गई, उसके लिए टेंजिबल प्लानिंग होती है। अगर कोई भी चीज़ जिसको हम गिन ना सके, क्वांटिफाई ना कर सके, 5, 10, 15, उसे इनटेंजिबल बोला जाता है। जैसे कंपनी की रेपुटेशन, इसको कैसे गिनोगे, या तो अच्छी है या खराब है, गिनोगे कैसे, ठीक है। स्टाफ का मोराल, क्या स्टाफ अच्छा है, स्टाफ मोटिवेटेड है या नहीं है, ये गिनोगे कैसे, तो इसे इनटेंजिबल प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो चीज आप क्वांटिफाई करते हो वो टेंजिबल प्लानिंग है, जो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते दैट इज इनटेंजिबल। बेस्ड ऑन कंट्रोल पावर, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल के अंदर क्या आता है, प्लान दैट कैन बी हेवली इन्फ्लुएंस बाय मैनेजमेंट एंड आर अंडर कंट्रोल। मतलब जो भी चीज आपके कंट्रोल में है और उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, दैट इज अ कंट्रोलेबल प्लानिंग। सेमी कंट्रोल में जो आपके पार्शली कंट्रोल में है, जैसे प्रोडक्ट की डिमांड, आप
प्रोडक्ट की डिमांड को जनरेट कर सकते हो ज़्यादा प्रमोशन करके, लेकिन पूरा भी नहीं कर सकते क्योंकि कस्टमर कैसे एक्सेप्ट करेगा आपको नहीं पता। तो ये सेमी कंट्रोलेबल में आ जाएगा। ठीक है। अनकंट्रोलेबल, जैसे वेदर, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो अनकंट्रोलेबल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट हियर। वेरी इजी थिंग्स, वेरी वेरी इजी, बस आपको थोड़ा सा समझना है और आपको याद रहेगा। चलो, ये फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिन केमिस्ट्री की तरह टेक्निकल नहीं, ये सिर्फ कहानियां हैं, है ना। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल प्लानिंग, इनफॉर्मल प्लानिंग, है ना। फॉर्मल के अंदर एक वेल स्ट्रक्चर अप्रोच होगी, इनफॉर्मल में नहीं होगी, हटाओ उसे। बेस्ड ऑन यूनिट, कॉर्पोरेट और फंक्शनल। कॉर्पोरेट मतलब कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाएंगे जो पूरी की पूरी कंपनी फॉलो करेगी, दैट इज कॉर्पोरेटिव या कॉर्पोरेट प्लानिंग। और फंक्शनल प्लानिंग क्या होता है ना, जैसे किसी भी कंपनी में अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स का, फाइनेंस का, है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अगर एक एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्लान बन रहा है, दैट इज अ फंक्शनल प्लान। सेल्स के लिए अलग प्लान है, मार्केटिंग के लिए अलग प्लान है, फाइनेंस के लिए अलग प्लान है, अलग प्लान है। ठीक है। और सबके लिए एक बन रहा है प्लान, तो कॉर्पोरेट प्लान। बेस्ड ऑन एक्टिविटी, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ठीक है। तो प्रोएक्टिव मतलब होता है कि हम पहले से ही एंटिसिपेट कर रहे हैं चैलेंजेस को और उसके लिए काम कर रहे हैं, दैट इज प्रोएक्टिव। और रिएक्टिव मतलब होता है कि हम पहले से चैलेंजेस को एंटिसिपेट नहीं कर रहे कि आगे चल के क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पहले से ही हम इसका, ठीक है, देखो, ओके। प्रोएक्टिव मतलब ये होता है कि आप पहले से ही तैयार बैठे हो कि यार ये रिस्क हो सकता है, तो अगर ये रिस्क होगा इसको मैं ऐसे हैंडल करूंगा, ये रिस्क होगा इसको मैं ऐसे हैंडल करूंगा, प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब होता है कि जब आपने प्लान एग्जीक्यूट किया और आपके पास कोई रिस्क आया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आपने पहले से उस रिस्क के लिए कोई भी प्लान क्रिएट नहीं किया, वो प्रॉब्लम आने के बाद आप प्लान को क्रिएट कर रहे हो दोबारा से, दैट इज रिएक्टिव। आप रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है। प्लान ऑन स्पॉट फॉर सिचुएशन, तो पहले से तैयार रहना प्रोएक्टिव, बाद में रिएक्शन देना रिएक्टिव। सिंपल। चलो, तो ये भी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल प्लानिंग जो है, इसमें डिफरेंस ये है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो यूजुअली 5 साल से ज़्यादा के लिए होती है, और ऑपरेशनल प्लानिंग आपकी 1 साल के लिए होती है। ठीक है। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम एक्सटर्नल गोल्स बनाते हैं कि हमें बाहर, ऐसे कंपनी बाहर क्या अचीव करना है, मतलब मार्केट को कैसे हमें कंट्रोल करना है या मार्केट में कैसे हमें डोमिनेंस लेकर आनी है। और जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो इंटरनल गोल्स के लिए होती है कि हमें कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चलाने हैं, कौन सी मशीन हमें चाहिए, कितने लेबर हमें चाहिए, ये अंदर की बात है, ऑपरेशनल। और जो स्ट्रैटेजिक है वो बाहर के लिए है कि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना है। ठीक है। इसमें टॉप मैनेजमेंट लगी होती है, जो स्ट्रैटेजी बनाती है वो टॉप है, और ऑपरेशन में कौन से लोग आ जाएंगे, मैनेजर और लोअर वर्कफोर्स, बेसिक। चलो, और स्ट्रैटेजी में क्या होता है, अजम्पशन एंड बायस होते हैं, इसलिए कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बाहर की चीज़ों को लेके, जिसके बारे में श्योरिटी हमें नहीं है, तो ये अजम्पशन में चला जाएगा। लेकिन ऑपरेशनल में हम अच्छा खासा कंट्रोल रख सकते हैं क्योंकि हमें अपनी कंपनी के बारे में पता है, तो यहाँ पर अच्छा खासा कंट्रोल होता है। ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अजम्पशंस होते हैं, तो ये जो प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, ये अनसर्टेन होती है, मतलब एक्यूरेसी 20 से 25% है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन बस इतना मान के चलो कि यहाँ पे लो एक्यूरेसी होती है, लेकिन यहाँ पे हाई होती है, गुड टू हाई। ठीक है। तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग इज लाइक कि हम प्लान बना रहे हैं लंबे समय के लिए, और लंबे समय में आगे जाके क्या होगा हमें नहीं पता। और साथ ही साथ हम कंपनी के लिए नहीं बना रहे, हम कंपनी के बाहर के लिए बना रहे हैं कि कंपनी के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्या थ्रेट आ सकता है। इसी वजह से, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और बाहर की चीज़ों के लिए कर रहे हैं, तो अनसर्टेन हो जाता है। जबकि ऑपरेशन सारा कंपनी के अंदर ही हो रहा है, तो उसकी प्लानिंग अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी मशीनें हैं, कितना काम एक दिन में एक बंदा कर सकता है। ठीक है। चलो, ओके, नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड करंट डेटा। देखो, सीधी सी बात है, सपोज मान के चलो तुमने कोई दुकान खोली। अब ऐसा तो नहीं कि तुम एक ही साल दुकान खोल के बंद कर दोगे, तुम अगले साल भी चलाना चाहोगे। ठीक है। तो दुकान या फिर कोई कंपनी है, कंपनी को आगे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। अब ऐसा नहीं होगा कि कंपनी सिर्फ एक ही साल खुल के बंद हो जाए, अगले साल भी उसको अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन अगले साल परफॉर्म करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसको ये भी तो मेक श्योर करना होगा कि हम कितना प्रोडक्ट बनाए। ज़्यादा बनाएंगे तो लॉस, कम बनाएंगे तो लॉस। तो वो क्या करता है
कि वो मार्केट को स्टडी करते हैं और अपनी ही परफॉर्मेंस को देखते हैं लास्ट ईयर क्या रही थी, और इस बेसिस पे अगले साल के लिए फोरकास्टिंग करते हैं कि हमें इस साल कितना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बहुत ही बेसिक वे में बताता हूँ। आप जी पैट का पेपर दोगे, आप नाइपर का पेपर दोगे, है ना? तो जी पैट का पेपर देते समय आप पी वाई क्यू देखते हो। अच्छा, 2010 में ये क्वेश्चन आया था, 2020 में आया था तो 2025 में या 26 में क्या आ सकता है? ये क्या है? फोरकास्टिंग, अनुमान लगाना ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, दैट इज फोरकास्टिंग। ठीक है, चलो। तो ये फ्यूचर के लिए होती है, ऑफ कोर्स सी बात है, हम आगे का देखना चाहते हैं। इसमें रिस्क को कंसिडर किया जाता है। ओके, और ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होती है कि पहले क्या हुआ था, उसके बेसिस में आगे को प्रिडिक्ट करते हैं। इससे हेल्प क्या होती है? डिसीजन ले पाते हैं, रिस्क को हम ऑप्टिमाइज या एलिमिनेट कर पाते हैं। अगर अच्छा खासा हम प्रोडक्शन लगा सकें कि मेरी कंपनी को कितने प्रोडक्ट बनाने चाहिए कि बिक जाए, तो इससे क्या होगा? कम भी नहीं पड़ेगा और मैं ज़्यादा भी नहीं बनाऊंगा, तो रिस्क खत्म हो गया, है ना? साथ ही साथ अगर हम इसमें प्लान ए प्लान बी भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा? प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फोरकास्टिंग के अंदर। ओवरऑल हम आगे का देख रहे हैं, तो प्लानिंग और फोरकास्टिंग सिमिलर है। ठीक है, बस ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? प्लानिंग का ही एडवांस वर्जन है फोरकास्टिंग, जो हमने पहले पढ़ा था। ओके, चलो। तो ये भी हो गया। इसमें अब ये थोड़ा आपको याद करने वाला है। दो टाइप की फोरकास्टिंग टेक्निक होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। मतलब समझा देता हूं कि क्वांटिटेटिव में कुछ ना कुछ मैथ्स से रिलेटेड है, कि आप उस चीज को क्वांटिफाई कर सकते हो, उसके नंबर्स निकाल सकते हो, है ना? होता ना कि अच्छा 10% लोग चाहते हैं कि वोटिंग करें, 90% लोग चाहते हैं कि वोटिंग करें, है ना? 10% लोगों को जैसे अभी डिप्लोमा एग्जाम होने वाला था, बीच में भी शायद होल्ड पे चल रहा है, तो 80% लोग चाहते हैं डिप्लोमा का एग्जाम ना हो। तो वो नंबर मिल जाते हैं हमें क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में हमें बेसिकली एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे कोई बात कोई कह रहा है, कोई एक्सपर्ट है किसी फील्ड का, वो कह रहा है ठीक है ये तुम कर लेना, हो सकता है कि आगे अगले साल, मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ इसमें सेल होगी आपकी। इसमें उसने नंबर नहीं दिया, लेकिन एक्सपर्ट है, काफ़ी साल से एक्सपीरियंस है, तो उसकी बात भी वैलिड है। तो क्वांटिटेटिव में हम नंबर निकालते हैं, क्वालिटेटिव में क्वालिटी होती है, कि मतलब आपको नंबर नहीं है, लेकिन आपको किसी ना किसी वे में एडवाइस मिल रही है कि आगे इतना प्रोडक्ट हम बना सकते हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है। ठीक है, चलो। तो क्वालिटेटिव में एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाता है, डेल्फी मेथड सबको समझाता हूँ, फोकस ग्रुप, हिस्टोरिकल एनालॉजी, एंड यूज मेथड। क्वांटिटेटिव में मूविंग एवरेज, रिग्रेशन एनालिसिस, ग्राफिकल मेथड, इकोनोमेट्रिक मेथड और लाइफ साइकिल मॉडलिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है सीधे सीधे कि फोकस ग्रुप जो है वो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, आपको पता होना चाहिए। या हो सकता है कि आपको चार मेथड दे दे, मूविंग एवरेज, रिग्रेशन एनालिसिस, ग्राफिकल मेथड और एंड यूज मेथड, और पूछ ले इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव नहीं है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो। तो अब हम देखते हैं कि का मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब होता है सिंपल, बहुत ही सिंपल। हमें कोई कंपनी लॉन्च करी हमने, हम उसी उस कम ऑफ कोर्स ही बात है, जो भी हमने कंपनी लॉन्च करी है, हो सकता है कि उसी कंपनी को कोई और बंदा पहले से बना के बैठा हो, है ना? या फिर हमारा कोई दोस्त हो जिसको उस मार्केट के बारे में नॉलेज है, तो उससे जाके हम एक्सपर्ट एडवाइस ले लेंगे, खत्म बात, यही है एक्सपर्ट ओपिनियन। डेल्फी मेथड वेरी इंटरेस्टिंग। डेल्फी मेथड के अंदर क्या होता है? एक पूरे पैनल होता है एक्सपर्ट्स का, एक पूरा पैनल होता है जो एनोनिमस, एनोनिमस मतलब अपना नाम नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक पे अपनी जजमेंट देते हैं, अपनी राय आगे बताते हैं कि हमारी ये राय है, नाम नहीं बताएंगे। अपनी जितने भी जजमेंट्स होते हैं ये मल्टीपल राउंड से गो थ्रू करते हैं और सीधे जाते हैं डेल्फी कोऑर्डिनेटर के पास, जो इन सबको समराइज करके एक फाइनल आउटकम निकालता है। तो यही है डेल्फी मेथड। ठीक है, फिर आता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप के अंदर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट होता है जो उसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इनसाइट्स देते हैं। सीधी सी बात है, कोई टॉपिक है आप अपने घर में ही डिस्कस कर रहे हो, चार पांच लोग, तो जब डिस्कशन होगा तो हो सकता है उसका रिजल्ट भी कुछ ना कुछ निकले, है ना? सब अपना दिमाग लगाएंगे, सब अपनी राय पेश करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल एनालॉजी। हिस्टोरिकल एनालॉजी मतलब होता है कि जैसे कंपनी आगे 5 साल में
कैसा करेगी, इसको देखने के लिए पिछले 5 साल उसने कैसा किया, हम ये देखते हैं, बस यही तो है। हम करंट सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं हिस्टोरिकल सिचुएशन से, ताकि फ्यूचर आउटकम निकाल सके। तो पिछले 5 साल देखेंगे ताकि आगे 5 साल के अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है, पास्ट पैटर्न्स। आसान है। चलो, एंड यूज मेथड। एंड यूज मेथड के अंदर क्या होता है, इट एनालाइजेस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन इट्स एंड यूज एप्लीकेशन। मतलब इसमें हम देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम दे रहे हैं उसका क्या यूज है और उस यूज का क्या डिमांड है मार्केट के अंदर, बस इतना ही है। ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो सर्विस है हम दे रहे हैं, उसका यूज क्या है और उस यूज की क्या डिमांड है। हो सकता है ना प्रोडक्ट बना दो और उसका यूज ही नहीं हो रहा, लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आप बना रहे हो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। करेंगे तभी तो वो खरीदेंगे। ठीक है। चलो, तो दैट्स इट फॉर दिस। फिर आता है क्वांटिटेटिव मूविंग एवरेज। इसमें नाम से पता लग रहा है हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं पास्ट के, उनकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। फिर आता है रिग्रेशन एनालिसिस। ये एक स्टैटिस्टिकल बायोस्टैट्स का एक कॉन्सेप्ट है, आपने जरूर पढ़ा होगा। इसमें हम रिलेशन निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। ये काइंड ऑफ एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि जैसे हो सकता है ये एक वेरिएबल है ए और इसकी वजह से बी हो रहा हो, है ना। तो हम ऐसे बेसिकली रिलेशनशिप डिराइव करने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, और उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि कोई बिजनेस चल रहा हो और उस बिजनेस के अंदर 7 फैक्टर्स हैं जो उस बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हो, तो हम सारे फैक्टर्स को देखेंगे लाइन से कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हम आगे अच्छा परफॉर्म कर सकें। या फिर ये भी हो सकता है कि हम ये भी देख सकते हैं कि यार कौन सा फैक्टर है जो जिसने हमारे बिजनेस को ज़्यादा इफेक्ट किया है, कॉज एंड इफेक्ट, और जिसने ज़्यादा इफेक्ट किया है उस पर हम ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे ताकि फोरकास्टिंग हमारी जो है वो सही रहे। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लाइफ साइकिल मॉडलिंग। लाइफ साइकिल मॉडलिंग के अंदर बड़ा आसान है। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था पहले पार्ट में बेटा, आपको याद होगा, लाइफ साइकिल। इसमें प्रोडक्ट पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर ग्रो होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर डिक्लाइन होता है। तो हम किसी भी प्रोडक्ट के पूरे पूरे लाइफ साइकिल को हम स्टडी करते हैं। ठीक है। उसके स्टार्टिंग से एंड तक, और उसके बेसिस पे हम फिर फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल मॉडलिंग। ओके। चलो, नेक्स्ट आता है इकोनोमेट्रिक मेथड। ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल अप्रोच है जो इकोनॉमिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है, जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो जहां इकोनॉमिक्स आ गया, आप इकोनॉमिक मेट्रिक मेथड लगा देंगे। इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का जब भी हमारा टर्म आ रहा है तो वहाँ इकोनोमेट्रिक मेथड आ जाएगा। यहाँ पे हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को देखते हैं। ओके। चलो तो ये भी चीज हो गई। आगे देखते हैं और भी चीजों को। चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें आएंगी बेटा, ये भी देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ नहीं, सिंपल है, ए फर्म और इंस्टीट्यूशन ग्रुप मेड अप ऑफ वन और मोर पीपल सर्विंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से मिलके बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ठीक है। और वो किसी पर्पस के लिए मिले हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो या रेवेन्यू क्रिएट करना हो, अपनी चीज़ों को अवेयर कराना हो लोगों को, वो एक ऑर्गेनाइजेशन ही तो काउंट होगा। ठीक है। नेचर क्या है, इसमें लोगों को टास्क डेलीगेट किया जाता है, कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, हायरार्की होती है जो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फ्लेक्सिबल प्लानिंग होती है कि काम चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, और टीम वर्क होता है। ठीक है। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। फंक्शंस क्या हैं? एक्टिविटीज़ को डिसाइड करना, इवेंट्स, चलो ये सब कहानियाँ हैं। ठीक है। और कुछ नहीं है। इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, सर्टेन इंडिविजुअल्स को टास्क असाइन करना, जो चीज़ यहाँ लिखी थी ना वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। पावर देना, कौन मैनेजर होगा, कौन एम्प्लॉय होगा, कौन लीडरशिप के साथ काम करेगा। ठीक है। तो एक कंपनी के अंदर जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं और बेहद आसान है। चलो आगे चलते हैं।
ठीक है। तो अब ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इससे डरना नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो प्रॉफिट कमाना चाहती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये होती है जो सोसाइटी में कुछ इंपैक्ट डालना चाहती है, और ये जीरो प्रॉफिट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, बिना पैसे के कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, चाहे क्यों ना वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। हर बिजनेस को पैसा चाहिए भाई, क्योंकि सैलरीज देनी पड़ती है एम्प्लॉय को। चलो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव मतलब जो कंपटीशन को मिनिमाइज कर दे। हो सकता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिल जाए। दो तीन ऑर्गेनाइजेशन थी पहले, अलग अलग काम कर रही थी, अब साथ मिलकर काम कर रही हैं, है ना। चलो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स ही बात है, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल पे है, मतलब वेरियस अलग अलग कंट्रीज से मिलके कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हो, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चलो, अब थ्योरीज आती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी बहुत आसान है। पहली है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी कहती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन की तरह है, और उस मशीन के अंदर जो पार्ट्स हैं वो उसके इंडिविजुअल्स हैं। आसान है। चलो, फिर आता है क्लासिकल के बाद न्यू क्लासिकल थ्योरी। ये बोलती है कि जो मशीन है उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो इंडिविजुअल्स तो हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स के आपस में कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ काम करके घर जा रहे हैं, उनका आपस में भी इंटरेक्शन होगा, सोशल इंटरेक्शन होगा, है ना। तो वो चीज़ है बस। ओके। फिर आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इसके अंदर बेसिकली ये थ्योरी है जो मेनली फोकस करती है कि इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाए, क्योंकि अगर इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ओवरऑल कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है। फिर आता है वेबर, मैक्स वेबर वाली, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी वाली थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि bureaucracy is a form of administration where state officials rather than elected representatives make the majority of the key decisions। मतलब कि ये बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो डिसीशंस बनाएगा। ठीक है। जैसे मान के चलो आप कॉलेज में हो, आपके कॉलेज से ही 5-6 लोग उठा के एक कमेटी बना दी, यार ये आपके क्लास में जितने भी पॉलिसीज हैं यही लोग क्रिएट करेंगे। सिमिलरली समथिंग लाइक दिस, है ना, कि एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो ही सारे डिसीशंस लेता है। दैट इज मैक्स वेबर आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी। होता है ना, वो टर्म सुना होगा यार, यू आर अ ब्यूरोक्रेट, है ना। चलो, ओके। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग थ्योरी, जिसे कंटिजेंसी थ्योरी बोलते हैं। इसमें होता है कि जो डिसीशंस होते हैं वो टॉप लेवल, मतलब बॉस लेता है, बॉस के साथ जो मेन लोग होते हैं, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है कंटेम्प्ररी थ्योरी, जो कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। ठीक है। ये बताती है कि सीधी सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होगा, और साथ ही साथ उनका सराउंडिंग से भी इंटरेक्शन होगा। देखो वही चीज़ तो लिखी है कि लोगों का आपस में इंटरपर्सनल कनेक्शंस होंगे, और साथ ही साथ उनके इंटरेक्शन होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके बाहर भी इंटरेक्शन होंगे। ऑफ कोर्स ही बात है, कंपनी में आप काम कर रहे हो, अब कोई आपका वहाँ दोस्त बना, उसके साथ कनेक्शन हुआ, हो सकता है उससे आप बाहर भी मिलने जा रहे हो, अब बाहर भी इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है। फिर आता है मोटिवेशन थ्योरी। मतलब ये तो बड़ी आसान है, मतलब मोटिवेट करना और गोल्स को अचीव करना। ठीक है। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है ये सारी चीज़ें, बस थ्योरी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री एक अकाउंट्स का शब्द है, अकाउंटिंग वर्ड है, जिसको बेसिकली सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ मैं। इन्वेंट्री और कुछ नहीं, आपने परचून की, परचून मतलब जैसे कि मान के चलो आपने डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान खोली, तो आपकी इन्वेंट्री क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स। आप जिस भी चीज़ की दुकान खोलो, जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है वो इन्वेंट्री है, बस। ठीक है। तो प्रोडक्ट जो सेल होने के लिए रेडी है, दैट इज इन्वेंट्री। ठीक है। अब इन्वेंट्री में भी तीन चीज़ें आ जाती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फाइनल प्रोडक्ट। और रॉ मटेरियल से हम आगे चल के फिनिश गुड बनाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में तो रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, धीरे धीरे काम चल रहा है, काम हो रहा है, फिर फाइनल प्रोडक्ट, आपके पास फिनिश गुड आ गया जिसको आपको सेल करना है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो आगे चलते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल या स्टॉक कंट्रोल, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची सिनोनिम शब्द है। तो एक्शन ऑफ वेरीफाइंग अ शॉप स्टॉक, एक तरीका जिससे हम किसी भी दुकान के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर कितना माल पड़ा हुआ है इसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स वहां पर हैं। ओके। इससे ये मेक श्योर किया जाता है कि कंपनी के पास एप्रोप्रिएट अमाउंट है
बेचने के लिए, ठीक है। और आइडियल इन्वेंट्री टर्नओवर होता है 4 से 6 टाइम, ये जी पैट में आया हुआ है। मतलब एक कंपनी या किसी भी दुकान का जो सामान है वो 4 से 6 बार बिक जाना चाहिए, ये आइडियल इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, क्योंकि बिकेगा तभी तो दोबारा भरेंगे दुकान में। तो 4 से 6 बार ये प्रोसेस हो जाना चाहिए कि माल निकला, नया माल दुकान में आया। अगर ये टर्नओवर कम हो रहा है तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि दुकान से माल निकल ही नहीं रहा, कंपनी लॉस में जा रही है या कोई शॉप लॉस में जा रही है। तो 4 से 6 बार आइडियल माना जाता है। यार अगर किसी दुकान का, किसी कंपनी का, किसी होल सेल का ये जो सामान है जो भी वो बेच रहे हैं वो 4 से 6 बार निकल रहा है और वो दोबारा से भर रहे हैं, तो डेट इज आइडियल, ये कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है। चलो, तो इसका एक रेशियो होता है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। और ये एनुअल होता है, पर ईयर के हिसाब से। ओके, चलो बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अब कुछ इंटरेस्टिंग से टर्म आपके सामने आने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, मैं आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन के हिसाब से बताऊंगा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में कौन कौन से फंक्शंस हैं, जैसे कि परचेज ऑर्डर को ट्रैक किया जा सकता है, सप्लाई चेन मेंटेन की जा सकती है, टू कीप ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, टू फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड ऑन बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री। एक एक का मतलब समझाऊं? चलो, परचेज ऑर्डर्स में बी ट्रैक्ड। कंपनी के अंदर किसी ने कुछ खरीदा, ठीक है। अगर हम प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं अपने सिस्टम में कि यार इस दिन पे इतनी इतनी सेल हुई, इस बंदे ने खरीदा, तो हम परचेज ऑर्डर्स को, परचेज ऑर्डर क्या होता है, जैसे आप किसी के पास गए कि मुझे ये सामान परचेज करना है, तो आपने इसको ऑर्डर दे दिया, परचेज ऑर्डर। उसके बदले में आपको एक रिसीट काट के देगा कि आपने इतना ऑर्डर दिया है, 50 या 100 चीज़ों का, वो परचेज ऑर्डर हो गया। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो इसकी वजह से हम ये सारी चीज़ भी मेंटेन कर पाएंगे कि भाई कौन कितने प्रोडक्ट को खरीद रहा है। सिंपल, परचेज ऑर्डर। दूसरा क्या है, वर्किंग सप्लाई चेन इज मेंटेन्ड। सप्लाई चेन मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। फिर आता है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। सिंपल सी बात है, दुकान में कम सामान होगा, कस्टमर लौट जाएगा। ज़्यादा सामान होगा तो फिर लॉस हो सकता है, क्योंकि सामान पड़ा हुआ है तो खराब भी हो सकता है। तो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री होना ज़रूरी है। अगर हम इन्वेंट्री को बार बार चेक करते रहेंगे कि हमारे पास कितना है, हमें ज़रूरत है कि नहीं, तो इससे हम ऑप्टिमम अमाउंट रख पाएंगे, ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद आता है द टू फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री। मतलब हम साथ ही साथ अगले साल का भी इन्वेंट्री थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अगले साल मुझे लगभग 1 लाख यूनिट अपनी दुकान में डालने हैं, क्योंकि पिछले साल लगभग 80,000 बिक गए थे और अगले साल डिमांड बढ़ सकती है। तो मैं आगे का भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, है ना। चलो आगे चलते हैं। ये रही सप्लाई चेन, जैसे मैंने बोला था, रॉ मटेरियल बनता है, सप्लायर से फैक्ट्री को जा रहा है, फैक्ट्री से बन रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे जा रहा है, फिर बीच में यहाँ पे होलसेलर भी आएगा, फिर रिटेलर आएगा, फिर कस्टमर आएगा। तो रॉ मटेरियल जो है सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर उस रॉ मटेरियल को लेके फैक्ट्री के पास जाता है, फैक्ट्री उसको बनाती है, एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको लेके होलसेलर या रिटेलर के पास जाता है। यहाँ पे एक चीज बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास जाएगा और होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा, ये पहली चीज है। और ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली रिटेलर के पास चला जाए, दोनों चीज हो सकती है। उसके बाद वो कस्टमर के पास जाएगा। ये पूरी की पूरी इसे बोला जाता है सप्लाई चेन, सप्लाई चेन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपनी दुकान में देख रहे हैं कि हमारी दुकान में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या नहीं है, तो हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या फैक्ट्री से कि मुझे ये सामान चाहिए, है ना। तो हम सप्लाई चेन मेंटेन रहेगी, टूटेगी नहीं, ठीक है। चलो, अब ये वो टर्म्स है जो मैंने आपको बताना था, थोड़े इंटरेस्टिंग और आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कहानी थी ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इन ट्रांजिट टर्म्स, साइकिल इन्वेंट्री, चलो एक एक पढ़ते हैं। आर दोज दैट हैव लेफ्ट द वेयर हाउस एंड आर नाउ बीइंग डिलीवर्ड टू द फाइनल लोकेशन। तो इन ट्रांजिट, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट के कॉल पर्सन से आपकी बात हुई, उन्होंने बोला सर हमारे वेयर हाउस से सामान निकल चुका है, आपकी लोकेशन तक पहुंचने वाला है। तो उन आइटम्स को हम बोलते हैं इन ट्रांजिट आइटम्स, निकल चुका है, ट्रांजिट में है। आसान है। चलो, साइकिल इन्वेंट्री। साइकिल इन्वेंट्री मतलब होता है गुड्स सेंड टू अ बिजनेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर
और सप्लायर एंड देन सोल्ड राइट अवे टू कस्टमर। मतलब वो इन्वेंट्री जो मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से, देखो गुड सेंड टू अ बिजनेस, मतलब किसी बिजनेस को बेची गई। इसका मैं आपको ऐसे बताता हूं, सप्लायर है, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये किसको देगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, ये फिर रिटेलर को देगा। अब रिटेलर से सीधे किसके पास आएगा, हमारे पास आएगा, कस्टमर के पास। तो वो गुड जो लगातार पहले सप्लायर के पास था, फिर मैन्युफैक्चरर के पास था, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर आपके पास आ रहा है, दैट इज अ साइकिल इन्वेंट्री। ये साइकिल चल रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। एंटिसिपेशन इन्वेंट्री मतलब होता है कि आप मान के चल रहे हो कि अगले साल सेल्स में सेल्स ज़्यादा होगी, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, तो आप ज़्यादा गुड्स बनाते हो, यार ज़्यादा हो सकता है तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूँ। डीकपलिंग इन्वेंट्री। डीकपलिंग इन्वेंट्री मतलब होता है कंपोनेंट्स, मटेरियल और गुड्स सेव्ड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन और स्टॉप। मतलब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि हो सकता है जिस कंपनी से मैं माल खरीद रहा हूँ वो कंपनी बंद हो जाए या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाए, तो मैं अपने पास एक्स्ट्रा माल सेव करके रखता हूँ। डीकपलिंग इन्वेंट्री, ठीक है। फिर आता है एमआरओ प्रोडक्ट्स। एमआरओ मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन सप्लाईज, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये देखा जाए तो प्रोडक्शन के टाइम पे आ रहे हैं ना, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन, सप्लाईज। चलो फिर आता है सेफ्टी स्टॉक बफर इन्वेंट्री। सेफ्टी स्टॉक बफर इन्वेंट्री मतलब होता है कि मान के चलो कि आगे चल के अचानक से मार्केट से कस्टमर ज़्यादा आने लग गए, तो आप ये सोच के चलते हो कि यार कस्टमर ज़्यादा आ सकते हैं, मैं थोड़ा अपने पास बैकअप रखता हूँ, तो दैट इज सेफ्टी और बफर इन्वेंट्री, ठीक है। चलो आई थिंक बेसिक बेसिक टर्म्स हैं और आसान है ना, काफ़ी आसान है। अब बात कुछ थ्योरीज पे आ जाते हैं, जैसे कि एबीसी एनालिसिस। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। एबीसी एनालिसिस के तहत हम क्या करते हैं बेटा, हम जैसे मान के चलो आपकी दुकान है, आप उसको ए बी, सर इतनी बार आपने बोल दिया, आप मान के चलो आपकी दुकान है, आप दुकान दुकान खुलवा के ही मानोगे। चलो, तो एबीसी एनालिसिस इज ऑल अबाउट क्लासिफाइंग प्रोडक्ट्स इनटू ग्रुप्स ए, बी एंड सी। आपने अपने प्रोडक्ट्स को एबीसी कैटेगरी में बांटा, एबीसी कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटा। ओके, अब ए ग्रुप के अंदर मोर एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली चीज़ें, और जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो आप उसका नंबर कम रखोगे, ठीक है। फिर सी के अंदर आएगा जो सस्ते हैं, सस्ते हैं तो जल्दी जल्दी निकलेंगे, तो आप उसको ज़्यादा रखोगे। और बी में आ जाएंगे दो मिडल वाले। तो इट्स वेरी सिंपल, आप अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में बांटोगे। ए महंगे वाले हैं तो नंबर आप उसको कम खरीदोगे क्योंकि कस्टमर भी कम ही आएगा, महंगे जल्दी से लोग खरीदते नहीं है। सी में सस्ते वाले आ जाएंगे जो जल्दी जल्दी बिक रहे हैं, तो आप सी का नंबर ज़्यादा रखोगे, यार ये सस्ता है तो जल्दी निकलता है। बी में मिडल वाले आ जाएंगे, कितना आसान है। चलो उसके बाद आता है 80-20 रूल ऑफ इन्वेंट्री। 80-20 रूल सिंपल सी बात ये कहता है कि आपके पास कितना भी माल भरा हो, जो 80% प्रॉफिट आपको मिलता है वो 20% से ही मिलता है। आपकी दुकान में सारी चीज़ें तो बिकती नहीं होंगी, कुछ 10% 20% ही ज़्यादा बिकता होगा, सब बिकता है लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा बिकती होंगी, तो मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं से आता है। आपका शो स्टॉपर प्रोडक्ट कौन सा है, आपका मेन प्रोडक्ट कौन सा है, उसी से 80% गेन आपको मिलेगा। चलो सेकंड लास्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब बातचीत कैसे करना है मैनेजमेंट में वो सिखाते हैं। तो इसमें बेसिक्स सीख लेते हैं। कंसिस्टेंट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जब भी हम बातचीत करते हैं तो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, जिससे भी बातचीत कर रहे हैं अपना परसेप्शन, अपने व्यूज़ दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। टू वे प्रोसेस होता है ये। टू वे प्रोसेस सीधी सी बात है, एक तरफा प्यार होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको हमेशा जब बात कर रहे हो तो वहाँ पे 2 पार्टी हो, एक जो बोल रहा है और एक जो सुन रहा है, और जो सुन रहा है वो बाद में वो बोलेगा भी, फिर जो सेंडर है वो रिसीवर हो जाएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल, वैसे वर्बल हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको एमबीए सिखा रहा हूँ, तो नॉन वर्बल में भी होता है कि ऐसे हम बोल नहीं सकते तो इशारे से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। नॉन वर्बल जैसे कि जैसे हम बात नहीं कर रहे अभी, लेकिन हमारे सामने कोई इंसान खड़ा है जिसके सामने हम बात नहीं कर सकते, और अपने फ्रेंड से हमें उसको बताना है, तो हम इशारे कर देंगे, उसको आईब्रो रेस कर लेंगे या हल्का सा स्माइल कर देंगे, ये भी काइंड ऑफ नॉन वर्बल मैसेज हो गया। और हमेशा बातचीत किसी ऑब्जेक्टिव से होती है, होता ना कि एक बार हम तो ऐसी बात कर रहे हैं टाइम पास, लेकिन टाइम पास भी तो ऑब्जेक्टिव है ना, आपको टाइम पास करना है, आपने किसी मतलब के लिए बात करी, तो हर बात का एक ऑब्जेक्टिव होता है।
चाहे वो टाइम पास ही क्यों ना हो। फिर आता है आइडियाज फॉर्मेशन, मैसेजिंग, कोडिंग, मैसेजिंग, ट्रांसमिशन। ये टर्म्स जितने मुश्किल हैं उतने ही ज़्यादा सिंपल इनकी मीनिंग है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, आइडिया फॉर्मेशन। जब भी आप कोई बात किसी के सामने करते हो तो सोच के करते हो, ऐसे पट कुछ तो नहीं बोलते। तो पहले आप आइडिया फॉर्म करोगे, उसके बाद उसको इंकोड करोगे। इंकोड मतलब कि आप उसको बोलोगे या सिंबल्स उसको दिखाओगे, एक्शंस करोगे, वो इंकोड हो गया, क्योंकि वही वो चीज़ वही समझ सकता है। ठीक है, फिर ट्रांसमिट होगा, मतलब मैसेज को पास किया जाएगा। ओके, मैसेज को पास करने का मीडिया क्या है, हो सकता है फ़ोन पे बात कर रहे हो सकता है सामने बात कर रहे हो सकता है आप लिख के बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। फिर डिकोडिंग, जिसके पास पहुंचेगा वो उसको समझेगा, उसको डिकोडिंग बोलते हैं। सर ये तो बहुत ही आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान है। फीडबैक, उसके बाद वो समझेगा और उसके बाद अपना रिप्लाई देगा, तो वो अपना फीडबैक देगा। तो यही तो है कम्युनिकेशन। चलो, मतलब यही चीज़ है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों को उठा के मैनेजमेंट सब्जेक्ट बनाया हुआ है, जो हम डेली लाइफ में करते हैं, बस एक सिस्टमेटिक बनाया है। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। आप डेली बेसिस पे प्लानिंग करते हो, मैनेजमेंट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, ये सब तो आप डेली लाइफ में भी करते हो। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। कम्युनिकेशन चैनल फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जैसे कि आपकी कंपनी में कोई मीटिंग वीटिंग हो रही है, वो फॉर्मल में आ जाएगा। इनफॉर्मल में आ जाएगा जैसे कि कंपनी के बाहर आपका अनऑफिशियल चैनल बना हुआ है, होता है ना, जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं हमने, जो कॉलेज ने बनाया होता है कि भाई फोर्थ ईयर को, थर्ड ईयर को ये अपना कॉलेज ग्रुप बना लो, आप इसमें टीचर भी है। आप क्या बोलते हो यार, वहाँ पे ना वाली बात नहीं हो सकती, हम अपना खुद का एक अनऑफिशियल ग्रुप बनाते हैं। आप समझ गए होगे। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया कम्युनिकेशन चैनल में। इसके बाद आता है जो कम्युनिकेशन आप करते हैं, कई बार वो मैसेज लॉस हो सकता है, मतलब हो सकता है कि मैसेज पहुंचा ही नहीं, तो इन्हें बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बहुत आसान है, आगे चलते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। लिंग्विस्टिक बैरियर, सीधी सी बात है, आप ऐसी भाषा बोलते हो जो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही। आप एक कोई किसी और कंट्री का कोई पर्सन है, वो दूसरी भाषा बोलता है, आप उसके सामने हिंदी बोल रहे हो, उसको नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बैरियर। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कि होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी जो सुपीरियर है और हायर मैनेजमेंट है, उनके सामने उनको डर लगता है। कुछ लोगों को स्टेज फ्राइट होता है, क्या नाम है, जैसे स्टेज पे गए तो डर लगता है कि लोगों के सामने कैसे बोले। सीनियर्स का डर होता है, डिप्रेशन है, टेंशन होती है लाइफ में, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। फिर इमोशनल बैरियर, की इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाता है। इमोशनल, जैसे कुछ लोग क्या है कि इमोशन से जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं, कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है उनको एम्पैथी दिखाते हैं और उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि सामने वाला इमोशनली, सामने वाला दुखी है, आप उसको सपोर्ट करने के बजाय उसको और परेशान कर रहे हो, तो ये इमोशनल बैरियर हो गया। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर मतलब जैसे कि हो सकता है कि कुछ हियरिंग इशू हो, कोई बीमारी हो, डिसलेक्सिया, हियरिंग इश्यूज हो गए, वॉइस टोन का हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आ जाती है इसमें। अब इसके बाद क्या आता है, कल्चरल बैरियर। हो सकता है कल्चर में कुछ डिफरेंस आ जाए, क्योंकि इंडिया में ही कितने सारे कल्चर्स हैं अलग अलग टाइप के, तो कल्चर में भी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, वो थोड़ा दिक्कत करेगा। फिर परसेप्शन बैरियर्स में हो सकता है कि लोगों का अलग अलग परसेप्शन है। आप हिंदी बोल रहे हो सामने वाला हिंदी बोल रहा है, लेकिन उसके बचपन से जो मेंटालिटी बनी है वो अलग है, वो आपकी बात नहीं समझेगा। परसेप्शन बैरियर। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी में ग्लिच होना। सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, और लाइव क्लास में 2 सेकंड के लिए मेरी आवाज़ गायब हो जाए, 1 मिनट के लिए आवाज़ गायब हो जाए, टेक्नोलॉजी में इशू था, आवाज़ मेरी आप तक पहुंची नहीं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी। तो ये बहुत आसान था। लास्ट टॉपिक आता है गैट एंड अदर अथॉरिटीज। तो ये आप जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हो, नहीं तो आप जीपैट का सिलेबस उठा के देखोगे, इसमें भी आता है। तो गैट के बारे में समझेंगे कि गैट है क्या। पहली बात तो गैट जो है उसकी फुल फॉर्म होती है बेटा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। मतलब ये टैक्सेस के लिए है, ये टैक्स के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया था बिटवीन द कंट्रीज। तो समझते हैं, इसके टोटल 8 राउंड हुए हैं ये नंबर याद कर लेना। पहला हुआ था 1947 में, ये याद कर लेना, और लास्ट हुआ था 1993 में। ये तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पहली जो राउंड हुआ था वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। दूसरी बात आपको याद करनी है, मेन टॉपिक वहाँ पे था टैक्स। टैक्स को हम टैरिफ बोलते हैं। टैक्स समझते हो ना, अपनी कमाई पे जो आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को। तो ये गैट एक्टिव कब हुआ था, 1948 में, मतलब मीटिंग हुई थी 1947 में और एक्टिवेट ये हो गया था 1948 जनवरी 1 से। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, क्योंकि जीपैट में भी आ चुका है। ठीक है, अब 1995 में गैट काइंड ऑफ विकसित हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया, गैट से बना WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हुई 1995 से। तो बेटा यहाँ पर याद रखना है कि गैट स्टार्ट हुआ 1948 से, और डब्ल्यूटीओ जो इसका एडवांस वर्जन है वो स्टार्ट हुआ 1995 से। ईयर भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडिया ने भी इसको साइन कर दिया है, ओके। 1994 में साइन किया था इंडिया ने, जी पैट 2020 में आया था ये चीज़, ओके। और 2003 जो लेटेस्ट है, इसमें अभी इस WTO के अंदर 164 लोग, 164 लोग बोल रहा हूँ, 164 कंट्रीज इसमें एज अ सिग्नेटरीज आ चुकी, मतलब इसको साइन कर चुकी हैं 164। और ये नंबर चेंज होता रहता है, तो इसको अब ज़्यादा याद ना करें, है ना, नहीं तो लेटेस्ट वगैरह देख लेना 2025 में कितने होगा, ये चेंज होता रहता है। मैं 2023 का बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी याद करने के लिए। 8 राउंड हुए हैं, स्टार्ट हुआ है 1948 में, फिर WTO आ गया 1995 में, इंडिया ने साइन किया 1994 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी याद करने वाली थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। चलो 1 घंटे का लेक्चर हमारा हो गया है। WTO जो है वो बेसिकली सीधी सी बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट यूज करता है ताकि क्रिएट कर सके, अमेंड कर सके, इन्फोर्स कर सके उन लॉस को जिससे इंटरनेशनल ट्रेड होती है। जैसे मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, आप कुछ सामान खरीदते हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप कोई सामान खरीदो इंडिया से नहीं, बाहर कंट्री से, तो बाहर कंट्री का इंडिया में आके आपको मिल रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, तो इस पे भी तो टैक्स लगता होगा, ठीक है। तो इन टैक्स से रिलेटेड जो लॉज बनते हैं वो WTO के अकॉर्डिंगली गवर्न होते हैं, बस, ठीक है। चलो अब इस WTO का गोल क्या है कि जो इसके मेंबर्स हैं, जो भी अभी हमने डिस्कस करा 164 मेंबर्स है, जिसमें इंडिया भी है, 2023 तक लेटेस्ट चेंज हो गया होगा, तो उनको सपोर्ट करना ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट अलग दूसरी कंट्री में, अपनी कंट्री में तो कर ही रहे हैं, दूसरी कंट्री के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकें और लोगों की लाइफ को अच्छा कर सकें, उनका स्टैंडर्ड बढ़ा सकें और जॉब्स को जनरेट कर सकें। ये तभी तो बोला गया इंटरनेशनल ट्रेड है। अगर अपनी कंट्री में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप बाहर प्रोडक्ट देना चाहते हो, कोई मेडिसिन है बाहर कंट्री से आ रही है, टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये WTO मेक श्योर करता है कि जितने भी मेंबर्स हैं ये आपस में समझौता करें, टैक्स को कम से कम लगाएं, जिससे किसी का नुकसान ना हो, कस्टमर का भी नुकसान ना हो, क्योंकि कस्टमर ले रहा है 100 रुपये का, टैक्स 100 रुपये और लग गया, 200 का प्रोडक्ट पड़ेगा, वो तो खरीदेगा नहीं। तो ये मेक श्योर करते हैं टैक्स लगे लेकिन एक लिमिट में लगे। चलो तो ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज चलते हैं हम लोग, ठीक है भाई। ये आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये हिस्ट्री है, मतलब कब स्टार्ट हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1986 में। ये इंडिया में आता है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दूसरा चलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में शुरुआत हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जीपैट 2020 में आया हुआ है, 1947 जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, USA सब जानते हैं, 1906 में ये स्टार्ट हुआ मैरीलैंड USA के अंदर। फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1914 में स्टार्ट हुआ, जब आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था उसके साथ ही, न्यू दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, ICH गाइडलाइंस बोलते हैं, 1990 में आई, सेक्रेटेरिएट एट जेनेवा, ये भी जेनेवा में ही है। तो मैंने आपको सबके हिस्ट्री भी बता दी, सबका हेडक्वार्टर भी बता दिया, सबकी फुल फॉर्म भी बता दी, और क्या चाहिए हैं सर? एक चीज़ और भी चाहिए हमें, हमें ये भी जानना है कि इनसे होता क्या है, ये किस लिए बने हैं, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फार्मा माइंड्स में हमेशा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट इंडिया में बनता है, अगर उसके ऊपर BIS का मार्क है तो इससे ये पता लगता है कि वो प्रोडक्ट प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज्ड है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली इंटरनेशनली काम करता है। जैसे हर कंट्री का खुद का एक हेल्थ का एक अथॉरिटी होगी, लेकिन ये वर्ल्ड की है पूरा। जैसे कोविड के टाइम पे WHO ही सारे गाइडलाइंस पब्लिश कर रहा था। तो ये एडवांस हेल्थ को प्रमोट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी बनी रहे। फिर ISO आता है। ISO बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन या गाइडलाइंस देता है प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, सर्विसेज के लिए, प्रोसेस के लिए, सिस्टम्स के लिए, ताकि उनका क्वालिटी और कंपैटिबिलिटी बनी रहे ग्लोबल स्केल पे। ग्लोबल स्केल, ये BIS जो था वो इंडिया का है, ISO ग्लोबल स्केल है, ठीक है। USFDA ये तो सबको ही पता है, क्या बताने की जरूरत है इसमें।
यूएस एफडीए मेक श्योर करता है कि जो भी आपके पास ड्रग पहुंच रहे हैं या मार्केट में बिक रहे हैं वो सेफ होने चाहिए। और सिर्फ ड्रग तक बात नहीं आती, फूड भी आ जाता है, सप्लीमेंट आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ गए, लो वैक्सीन आ गई, जो भी आप तक पहुंच रहा है वो अच्छे से सेफ हो। ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी अपना प्रमोशन जो भी करना चाहे, ये सारे के सारे रेगुलेशन यूएस एफडीए बनाता है। सीडीएसयू ये न्यू दिल्ली में है, ये इंडिया का है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ बाय इंश्योरिंग एफिकेसी क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मेडिकेशन, मतलब जो काम यूएस एफडीए कर रहा है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए वही काम इंडिया में करता है सीडीएसयू। ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का है टीजीए। ठीक है। ऐसे आपको याद करने होंगे कि अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। इंडिया के लिए सीडीएसयू है, तो जो सेम काम यूएस एफडीए कर रहा है पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए वो सीडीएसयू करता है। वो मेक श्योर करता है कि जो भी आपके पास दवाई पहुंच रही है वो प्रॉपर एफिकेसी, क्वालिटी और सेफ होनी चाहिए। ठीक है। आईसीएच, आईसीएच में क्या होता है? आईसीएच बेसिकली एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और जापान की रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बीच में। ये तीन कंट्रीज हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान, इनके बीच में एक जॉइंट इनिशिएटिव बना था। इसका मेन गोल ये है कि हार्मोनाइज करते हैं द reduce regulatory burden to technical requirements for the registration of pharmaceutical for human use। देखो सीधी सी बात है, जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसको बहुत सारा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं ताकि वो ड्रग को अप्रूव करवा सकें। तो ये आईसीएच गाइडलाइंस जो होती हैं इन कंपनी की हेल्प करती हैं ताकि कम से कम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में डॉक्यूमेंटेशन में काम हो जाए। एक स्टैंडर्डाइज कर दिया, हर हो सकता है कि हर कंट्री का अलग अलग हो, तो इन्होंने मेक श्योर किया कि एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बनाते हैं जिसको सब फॉलो करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करा के अपने ड्रग को, मेडिकल डिवाइस, वैक्सीन जो भी अप्रूव कराना चाहते हैं उसको अप्रूव करा सके, एक स्टैंडर्ड। ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका खत्म। यहाँ पर मिसलेनियस में वो चीजें आएंगी जो बहुत रेयर पूछी जाती है, उसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो मोर ओवर आपका 95% फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट खत्म है। ठीक है। और ये पार्ट आप तभी देखना जब आपका पहले दो पार्ट अच्छे से पढ़ के 2-3 बार रिवाइज हो गया हो। थर्ड पार्ट तभी देखना है क्योंकि इसमें वो चीजें आएंगी जो बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाएगा। ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट फ्रॉम जीपैट और नाइपर। नाइपर में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं, वो हम निश्चय कोर्स और संकल्प कोर्स में कवर करेंगे, फाइनेंस और स्टॉक के बारे में। ठीक है। तो जो आपका जीपैट का था वो कवर हो गया, नाइपर का डेफिनेटली विल कवर इन आवर निश्चय कोर्स। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं वो भी हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप अगर वो भी अच्छे से पढ़ना चाहते हो, स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में और भी चीज़ें पढ़ना चाहते हो क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो देन ज्वाइन आवर निश्चय कोर्स, विल बी स्टडिंग एवरीथिंग इन डिटेल। उसका भी 1-2 लेक्चर आएगा और वहाँ कंप्लीट कर लेंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड योर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट इज नाउ at a better position in your mind. Thank you so much. Keep studying and keep improving yourself so that you are a better person each day. Thank you so much.